नमस्कार, आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 8 तक पढ़ लिया था। लेक्चर 8 में आपने पढ़ा पाचन एवं अवशोषण यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम लेक्चर 9 में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जीव कैसे ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करते हैं। मुख्य रूप से इसमें आपको मनुष्य के बारे में बताया जाएगा क्योंकि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये कि आखिर हम लोग ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। आप जानते हो कि आप सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। आपके अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटी उत्पन्न होने लगेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखें ऑक्सीजन का यूज़ क्या है। हम सभी जो भी खाना खाते हैं वो किस में परिवर्तित होता है, सरल कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं में। इनमें जो भी खाना हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में लेते हैं वे अंततः कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आखिर इस ऑक्सीजन का क्या यूज़ होता है, बस उसी को समझना है। जो हम खाना खाते हैं वो अंततः टूटता है ग्लूकोज में। इस ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है बस वही समझना है। तो ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसी को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपने ये तो जान लिया कि जो ऑक्सीजन हम वायुमंडल से लेते हैं उसका यूज़ क्या है। अब क्या बताओगे कि ऑक्सीजन का यूज़ क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीडेशन से क्या लाभ मिलता है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा किस रूप में मिलती है, इस रूप में मिलती है। तो ये आपने जान लिया। अब वही आप जानोगे कि आखिर वो ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, इनके बारे में आप पढ़ोगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया का डेफिनेशन क्या है। तो श्वसन क्या है, वे सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं जिनमें वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्टली लिख दिया है इन्होंने कि भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं। ऑक्सीकरण मेनली किसका करती हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, भौतिक भी क्रिया। भौतिक क्रिया में आपको बताया जाएगा कि कैसे मसल्स जो होती हैं वह हमारे फेफड़ों को ऊपर नीचे की तरफ ढकेलती हैं, जिससे वायुमंडल से वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जो अंदर की वायु है वो बाहर जाता है। तो वो भौतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। रासायनिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है, ऑक्सीजन हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। और उसके बाद ये ऊतकों के पास जाता है, कोशिकाओं के पास जाता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ होता है एसिमिलेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज का वो ऑक्सीडेशन करता है, तो ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। तो श्वसन भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। जल के अणु का निर्माण होता है। रिएक्शन में आपने देखा ही, वो रिएक्शन याद कर लीजिएगा। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। अभी आपने रिएक्शन में देखा, ये रिएक्शन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीकरण के बाद क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा रिलीज होती है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है।
तो अब ये क्या है, आपको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। सांस लेने को कहते हैं अंतः श्वसन इंस्पायरेशन, सांस छोड़ने को कहते हैं निःश्वसन या एक्सपायरेशन। तो अंतः श्वसन के द्वारा यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, उसका यूज होता है, उससे हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसका कोई यूज नहीं है, शरीर से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो रक्त के माध्यम से लंग्स पर पहुंचती है, फेफड़ों के पास पहुंचती है, और फेफड़े से निःश्वसन के माध्यम से, यानी सांस जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बात क्लियर है। अब कुछ लोगों की ये भ्रांतियाँ होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि वायुमंडल से जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन जाता है और जो उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैस है वो बाहर निकल जाता है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकलेगा ही, पर्यावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि जो निःश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो कहाँ से आता है, तो आप पर्यावरण नहीं बताओगे, हमारी कोशिका में उत्पन्न होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है निःश्वसन के माध्यम से। ठीक, आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इसका मतलब क्या है, श्वसन एक अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक रिएक्शन है। इसका मतलब होता है कि देखो दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। एनाबोलिक जो होता है वो उपचयी क्रिया कहलाता है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जब ऊर्जा खर्च हो तब उसे एनाबोलिक कहते हैं। लेकिन वो रिएक्शन, वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है आपकी अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक रिएक्शन। क्लियर है बात है। तो अभी आपने देखा था कि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसीलिए श्वसन क्या कहलाता है, एक अपचयी क्रिया कहलाता है, कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाता है, जिसमें CO2 कोशिकाओं के लिए हानिकारक होता है। जो CO2 बनता है वो हानिकारक होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं के लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए, यानी कोशिकाओं को O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर निकाला जाए। ठीक, अब वायुमंडलीय O2 यानी वायुमंडल का, हमारे आसपास जो भी वायुमंडल है जहाँ से हम वायु को ग्रहण करते हैं, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को सांस लेना यानी ब्रीदिंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नीट वालों ने पूछा है, अगर आप सोचोगे कि ये ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग में देखिए श्वसन और ब्रीदिंग में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ये कहलाता है ब्रीदिंग। लेकिन जो श्वसन होता है, श्वसन कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब कि सांस में हमने अंतः श्वसन किया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में गई, फेफड़े से ऑक्सीजन रक्त में, रक्त से कोशिका में, कोशिका में ऑक्सीजन का उपभोग हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेस्पायरेशन, और जब सिर्फ सांस लेना सांस छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है, क्लियर है बातें। आपसे लोग कहते हैं तेजी तेजी सांस लीजिए, तो सांस लेते हो ना, अंदर किए फिर बाहर निकाले। लेकिन श्वसन यानी रिस्पायरेशन में ये नहीं कहा जाता। अगर आपसे कोई पूछे कि श्वसन क्या होता है, तो श्वसन में पूरा बताओगे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े से रक्त में जाता है, रक्त से कोशिका में जाता है, और कोशिका में उस ऑक्सीजन का उपभोग होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस दौरान CO2 निकलता है, CO2 रक्त में जाता है, रक्त से फेफड़े में, फेफड़े से CO2 बाहर आता है। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है श्वसन यानी रेस्पायरेशन। अब हर जीव में श्वसन के लिए एक विशेष श्वसनांग होते हैं। जैसे हम लोगों को कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमारे पास एक अंग है हाथ, देखना है तो आईज आँख, बोलना है तो मुंह, सूंघना है तो नाक, सुनना है तो कान। तो वैसे श्वसन के लिए भी सभी जीवों में विशिष्ट प्रकार की अंग होती हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, उन्हें याद करना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर की सतह द्वारा श्वसन किस में होता है, यानी अपने शरीर की सतह से ही श्वसन कर लेते हैं। वायुमंडल के ऑक्सीजन को डायरेक्ट सतह से हम लोग नहीं ले पाएंगे, हम लोग ऑक्सीजन को अपनी सतह से नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शरीर की सतह से ही ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं। तो वो होते हैं निम्न आकशेरुकी, जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि। फ्लैटवर्म, चपटे कृमि क्या होते हैं, फ्लैटवर्म। इन सभी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ये प्रोसेस आप जानते होंगे। सरल विसरण क्या होता है, किसी भी अणु का अपने उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना ही सरल विसरण कहलाता है। अब मान लो कि ये एक स्पंज है, ठीक है, एक स्पंज है, इसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, और जहाँ वातावरण है, वातावरण में तो ऑक्सीजन अधिक होगा ही होगा।
तो जब इसके शरीर में कम होगा तो अधिक से कम की तरफ अपने आप चला जाता है, तो ये कहलाता है सरल विसरण। सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का मूवमेंट हो जाता है, तो ये आपका कहलाता है शरीर की सतह द्वारा श्वसन। आपको ये सब बातें उतना नहीं समझना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद करने हैं जो पूछे जाते हैं नीट में। आपसे ऐसे दे देंगे क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से किस जंतु में शरीर की सतह द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो किस में होती है? स्पंज, सिलेंटेटा और चपटे कृमि में। दूसरा एग्जाम्पल आर्द्र क्यूटिकल यानी मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा किस में होती है? केंचुए में आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा श्वसन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा किस में श्वसन होता है, तो क्या बताएंगे? केंचुआ। श्वसन नलिकाओं यानी ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा किस में श्वसन होता है? तो कीटों में। जितने भी आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं, कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है, ट्यूब्यूल्स का एक वेब होता है, जाल होता है, जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, जिससे कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकती हैं। सिर्फ एग्जाम्पल्स यहाँ पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ें उतना नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें श्वसन में ही आ जाती है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए ही किया गया होगा। तो आपने क्या जाना? शरीर की सतह द्वारा श्वसन किसमें होता है? स्पंज, सिलेंटेटा और चपटे कृमि में। आपने जाना आर्द्र क्यूटिकल। आर्द्र क्यूटिकल में किस में होता है? केंचुए में श्वसन होता है। उसके बाद आपने जाना श्वसन नलिकाओं द्वारा ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा किस में होता है? कीटों में होता है। नेक्स्ट क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा किस में होता है? जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। याद करिए, गिल्स के द्वारा किस में श्वसन की प्रक्रिया होती है? जलीय आर्थ्रोपोडा। देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल ट्यूब, लेकिन अगर जलीय आर्थ्रोपोडा कह दिए तो जलीय आर्थ्रोपोडा में किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। मोलस्का में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट फेफड़े द्वारा किस में होता है? लंग्स के द्वारा किस में होता है? तो स्थलचर प्राणियों में, जैसे हम लोग भी उसी में आते हैं, स्थलचर प्राणियों में श्वसन एक संवहनी थैली फुफ्फुस यानी फेफड़े के द्वारा होता है। फुफ्फुस भी फेफड़े को ही कहते हैं, इंग्लिश में उसे लंग्स कहते हैं। कुछ कशेरुकी मछलियों में गिल्स पाई जाती हैं, गिल्स द्वारा श्वसन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन दे सकते हैं कि गिल्स द्वारा श्वसन किस में होता है, तो अभी आपने पढ़ा कि जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कशेरुकी मछलियों में गिल्स के द्वारा होता है, जबकि एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इन सभी में फेफड़ों द्वारा होता है। नीट में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मेंढक में किस किस प्रकार से श्वसन हो सकता है, तो मेंढक में तीनों प्रकार से श्वसन हो सकता है। उसकी त्वचा के द्वारा भी हो सकता है, उसके लार्वा में क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। आपको पता है कि मेंढक का जो लार्वा होता है मछली के समान ही होता है, तो उसमें क्लोम या गिल्स पाए जाएंगे। उनमें क्लोम के द्वारा यानी मेंढक के लार्वा में क्लोम के द्वारा श्वसन होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उनमें फेफड़े भी बन जाते हैं, तो फेफड़े के द्वारा भी श्वसन होता है। यानी मेंढक एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 3 प्रकार से श्वसन होता है, उसके आर्द्र त्वचा द्वारा, उसमें उपस्थित क्लोम या गिल्स द्वारा, और तीसरा उसमें फेफड़े द्वारा। अब हम पढ़ेंगे मानव का श्वसन तंत्र। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं, एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो गया है। कितना सिंपल है, शरीर की सतह द्वारा किसमें? स्पंज, सिलेंट्रेटा और चपटे कृमि में। आपसे अगर पूछे कि श्वसन नलिका द्वारा, ट्रैकियल ट्यूब द्वारा, कीटों में, क्लोम द्वारा, आपने पढ़ा जलीय आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। उसके बाद फुफ्फुस फेफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा किसमें होता है? स्थलचर प्राणियों में, एम्फीबिया, पक्षी, इन सभी में फेफड़े द्वारा होता है। कुछ कशेरुकी मछलियाँ होती हैं जिनमें क्लोम्स के द्वारा होता है। मेंढक एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें तीनों प्रकार से श्वसन होता है, उसके त्वचा द्वारा भी होता है, क्लोम द्वारा भी होता है और फेफड़े द्वारा भी होता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र देखिए किससे मिलकर बना है, तो मनुष्य में श्वसन तंत्र किस किस से मिलकर बना है, पहले संरचना देखिए। एक जोड़ी वाय नासाद्वार, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है? यही जो छेद आप देख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो एक जोड़ी है ना, 2 की संख्या में, तो एक जोड़ी नासाद्वार नॉस्ट्रिल जो होठ के ऊपर बाहर की ओर खुलती है। ये नासा मार्ग यानी नेसल पैसेज द्वारा नासा कक्ष, नेसल चैम्बर तक पहुंचते हैं। यानी इसके बाद जो पैसेज होता है, ये पैसेज नाक का, आप अगर ये पैसेज देखोगे तो ये पैसेज क्या कहलाता है? नेसल पैसेज, नासा मार्ग। उसके द्वारा ये नेसल चैम्बर में खुलते हैं, नेसल चैम्बर में खुलते हैं। नासा कक्ष नासा ग्रसनी यानी नेसोफेरिंग्स में खुलते हैं, जो ग्रसनी यानी फेरिंग्स का एक भाग होता है। तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर फिगर बना दें, देखिए ये नासा मार्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स रीजन होता है यानी ग्रसनी। फेरिंग्स में जो लास्ट पार्ट होता है, यहाँ से जो ट्रैकिया में जाता है, वो लास्ट पार्ट कहलाता है
नासोफेरिंग्स यानी नासाग्रसनी, फेरिंग्स का ही एक भाग है नासाग्रसनी, और नासाग्रसनी से होते हुए वो श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाता है। फेरिंग्स, अब ये तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि फेरिंग्स यानी ये जो भाग है वो ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों के लिए कॉमन पैसेज बनाता है, ठीक है, उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है। यानी ग्रसनी के द्वारा भोजन भी उसी द्वारा आता है और सांस भी उसी के द्वारा जाता है ट्रैकिया में। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग बनाता है, यह भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है। नासाग्रसनी यानी नासोफेरिंग्स कंठ द्वार या जिसे हम घाटी कहते हैं उसके द्वारा श्वास नली में खुलती है। अब ये क्या होता है, तो आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। ग्लॉटिस क्या होता है, ध्यान से समझना। ये आपका फिगर हो गया, ये आपका नोज। अब हम यहाँ पर ईसोफेगस नहीं बना रहे हैं, ये गया। तो यहाँ से वायु अंदर आती है, यह हो गया फेरिंग्स, ये हो गया नासोफेरिंग्स। अब यहाँ पर जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के जो द्वार होता है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ट्रैकिया के ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। अब इसी ग्लॉटिस के पास एक ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं कंठ यानी लैरिंग्स। ये जो ऊपर एडम्स एप्पल देख रहे हैं, इसके अंदर एक भाग होता है जिसे कहते हैं लैरिंग्स, कंठ। उसे साउंड बॉक्स कहते हैं। हम आवाज़ निकाल पाते हैं उसी साउंड बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। यानी जो नासोफेरिंग्स है, ये रीजन वो कहाँ खुलती है, वो कंठ के, यानी यहाँ पर जो कंठ पाया जाता है, कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस द्वारा श्वास नली में खुलती है, ट्रैकिया में खुलती है। कंठ क्या है, तो कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है यानी कार्टिलेजिनस बॉक्स है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायता करती है। हम जो बोल पाते हैं वो उसी के माध्यम से बोल पाते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, बोनी नहीं है। बोनी और कार्टिलेज में हमेशा ये अंतर पूछा जाता है कि कौन बोनी है कौन कार्टिलेज है। तो कंठ यानी लैरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना होता है, बोन्स का नहीं बना होता, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई साउंड बॉक्स क्या होता है, तो साउंड बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। भोजन निगलते समय ग्लॉटिस को एक पतली लोचदार उपास्थि जिसे हम कंठ छद या एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो आहार और ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके उसका काम करती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, उसके साइलेंसर के ऊपर एक पत्ती लगी होती है, जब उसमें धुआं निकलता है तो पत्ती खुलती है, जब धुआं नहीं निकलता तो बंद हो जाती है, यानी जब ट्रैक्टर बंद होता है तो उसको बंद कर देती है, जिससे कोई अन्यत्र कोई जो कण है, धूल के कण या कुछ भी, वो उसके अंदर ना जा पाए। ऐसे ही चीज़ हमारे शरीर में है, जो ट्रैकिया है, श्वास नली, उसके अंदर खाना ना जा पाए, खाना खाते समय खाना ना जा पाए, क्योंकि आपको पता है कि फेरिंग्स और लैरिंग्स दोनों एक ही कॉमन चैम्बर फेरिंग्स में खुलते हैं। तो अब देखिए, हम खाना भी यहाँ से खा रहे हैं तो खाना हो सकता है इसमें भी जा सकता है, श्वास नली में। सांस ले रहे हैं तो सांस नली का भी द्वार यही है, तो सांस लेते हैं तो ये सीधे श्वास नली में जाता है, खाना खाते हैं तो सीधे ऑसोफेगस में जाता है। क्यों? क्योंकि ये श्वास नली में क्यों नहीं जाता, क्योंकि श्वास नली में एक कार्टिलेज का ढक्कन होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब यह ढक्कन खुल जाता है और सांस श्वास नली में चला जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे खाना सांस नली में नहीं जा पाता। ये बात क्लियर होगी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। तो एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, लोचदार उपास्थि ढक्कन है, जो कहाँ पाया जाता है, ग्लॉटिस पर पाया जाता है। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ग्लॉटिस पर पाया जाता है, जिससे खाना उसके अंदर ना जा पाए। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य में 5वीं कक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों प्राइमरी ब्रोंकियों में विभाजित हो जाती है। अब आइए फिगर से हम आपको समझाते हैं। देखिए, यह है आपका श्वास नली। श्वास नली 5th थोरैसिक वर्टिब्रा यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके 5वें भाग में ये दोनों विभाजित हो जाती हैं, प्राइमरी और दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती हैं और फिर उसके बाद
सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि जो श्वास नली है वो किस थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड होकर प्राथमिक श्वसनियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या बताएंगे कि जो श्वास नली है वो फिफ्थ वर्टिब्री यानी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड होकर दो प्राथमिक श्वसनियों यानी प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती हैं। ऐसा चलो बता देते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से। ये श्वास नली आया, ये अब ये श्वास नली फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ये क्या होता है शायद आपको नहीं पता, रीढ़ की हड्डी में को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में एक दो नहीं कई सारी हड्डियां होती हैं जिनको सीरीज वाइज गिरते हैं ऊपर से लेके 1 2 3 4 करके 5। तो 5 जहां पर आता है वहीं पर ये जो श्वास नली है वो लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, प्राथमिक श्वसनियां कहते हैं। ठीक, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक तृतीयक स्तर की श्वसनी और श्वसनिकाओं और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है? तो ये जो प्राथमिक ब्रोंकाई है वो फिर से सेकेंडरी ब्रांच बनाएगी। ठीक है, सेकेंडरी ब्रांच बनाएगी। फिर जो सेकेंडरी है वो टर्सरी ब्रांच बनाएगी। फिर टर्सरी जो है और पतली ब्रांच बनाएंगी, और पतली ब्रांच बनाएंगी। तो इससे ब्रांच बन जाते ढेर सारे। आपको पता होगा ये कहा भी जाता है कि लंग्स क्या हैं, जैसे ट्री होता है उसके ढेर सारे ब्रांचेस होते हैं उसको घेरे हुए होते हैं, वैसे ही ये भी होता है। तो जो लंग्स का ब्रांच होता है, शाखा होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? तो श्वास नली की प्राथमिक श्वसनिका से, प्राथमिक से द्वितीयक श्वसनिका, द्वितीयक से तृतीयक श्वसनिका, तृतीयक से अंतस्थ श्वसनिका। ये सीरीज आप याद कर लीजिए कि श्वास नली है, श्वास नली फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाती है प्राथमिक श्वसनिकाओं में, प्राथमिक से द्वितीयक श्वसनिका, द्वितीयक से तृतीयक और तृतीयक से अंतस्थ श्वसनिका में डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है द्वितीयक तृतीयक स्तर की श्वसनी या श्वसनिकाओं और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाती है। ये इसका सीरीज है, ये इस पाइप के डिवाइड होने का सीरीज है। क्लियर है? उसके बाद श्वास नली प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से सपोर्टेड होती हैं। आइए फिगर में देखें। तो जो श्वास नली होता है उसमें कोई हड्डी तो पाई नहीं जाती, तो कैसे एक पाइप जैसी संरचना, खड़ी पाइप जैसी संरचना बनाएं? क्योंकि ये हड्डी तो है नहीं इसमें, तो ये कोलैप्स भी कर सकती हैं, सिकुड़ भी सकती हैं, आपस में चिपक सकती हैं। तो ये आपस में चिपके ना, जो पाइप है वो आपस में चिपके ना, उसलिए देखिए इसमें उपास्थल रिंग पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि SSC टाइप का होता है, पीछे ये जुड़े नहीं होते। ये रिंग जो होते हैं वो पीछे के साइड में जुड़े नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वास नली को सिकुड़ने से कौन बचाता है? तो कौन बचाता है? उपास्थीमय वलय, कार्टिलेजिनस रिंग्स। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्टिलेजिनस रिंग्स या उपास्थीमय वलय पूर्ण होती हैं या अपूर्ण होती हैं? तो क्या बताएंगे? अपूर्ण होती हैं, पीछे के साइड में या आपस में जुड़ी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका यानी जो सबसे लास्ट की पाइप है जिसे हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, वो बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वाहिकायित थैली जैसी संरचना वैस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे हम वायु कोश कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। इसको भैया ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको।
श्वास नली आपका आया, थोड़ा और छोटा बना दें। श्वास नली इस तरह से आता है, 5th वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, टर्सरी ब्रोंकाई। अब टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होता है और पतले पतले टर्मिनल ब्रोंकाई में, ठीक है, और पतले पतले टर्मिनल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। श्वास नली की जो सबसे लास्ट पाइप होती है उसी को बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई, अंतस्थ श्वसनिका। अब जो अंतस्थ श्वसनिका है वो किसमें खुलती हैं, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे बैग होता है या बलून लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बलून होता है, गुब्बारा होता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर में खुलती हैं, जिन्हें हम वायु कूपिका कहते हैं। यहीं पर गैसों का एक्सचेंज होता है ब्लड में, ये कहलाती हैं वायु कूपिका। जो येलो कलर से आपका बन रहा है वो कहलाता है वायु कूपिका। तो ये सीरीज याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया आपका एक साइड का लंग और ये हो गया आपका दूसरे साइड का लंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रम भी लिख सकते हो कि जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ये हो गया आपका श्वास नली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकिया। उसके बाद ये आपका प्राथमिक श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये और ये दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राथमिक डिवाइड हो जाता है द्वितीयक में, ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक श्वास नली। और उसके बाद ये कहलाता है, ये आपका आएगा तृतीयक श्वास नली। और उसके बाद ये आता है अंतस्थ श्वास नली, अंतस्थ श्वास नली यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अंतस्थ श्वास नली या श्वसनिका कहाँ खुलती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या कहते हैं, वायु कूपिका, एल्वियोलाई, वायु कूपिका। बस ये लंग का स्ट्रक्चर है। आइए तो आपने ये पढ़ा कि जो अंतस्थ श्वसनिका है वही खुलती है वायु कूपिका में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वास नली का वो कौन सा भाग है जो वायु कूपिका में खुलता है, तो क्या बताएंगे, अंतस्थ श्वास नलिका या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादातर इंग्लिश टर्म्स ही याद करते चलें। श्वसनी ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं, जैसे अभी आपको लंग्स बना के दिखा दिए। हमारे दो फेफड़े हैं, ये तो आपको पता ही है, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। ये द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण यानी डबल लेयर्ड प्लूरा से घिरे होते हैं, यानी इनके लेयर कितने होते हैं, 2 लेयर होते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं
वो डबल लेयर्ड होते हैं। ये हो गया फेफड़ा इधर का, ये हो गया फेफड़ा इधर का। तो ये डबल लेयर होता है, एक लेयर और दो लेयर, एक लेयर इधर और एक लेयर ये। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। क्या पूछा गया बताते हैं। बाहरी, देखें पहले तो ये जान लिया कि दो लेयर होते हैं, डबल लेयर। ये आउटर हो गया और ये हो गया आपका इनर लेयर। इनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इनके दोनों के बीच में एक द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। देखिए यह क्या करता है, यह जो तरल है, फ्लूइड है, वो क्या करता है, तो इन फेफड़ों को घर्षण से बचाता है। किससे बचाता है? घर्षण से। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। जैसे हम कूद रहे हैं या कहीं पे चल रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, तो उस समय ये बाहरी आवरण आंतरिक आवरण पर कोई दबाव ना डाले, इससे ये द्रव बचाती हैं। बाहरी फुफ्फुसावरण झिल्ली यानी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन वक्षीय परत यानी थोरैसिक लाइनिंग के संपर्क में होता है। यही क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था, जो आप छोड़ देते हो कि ये सब क्या है, बकवास। ये बकवास नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग के संपर्क में होती हैं, क्योंकि ये बाहरी हैं तो हड्डियों के संपर्क में होंगी। और जो इनर लेयर होती है वो किसके संपर्क में होती है? फेफड़े की सतह के, यानी अंदर का जो पार्ट होगा वही तो फेफड़ा कहलाएगा। ये तो उसकी कवरिंग है, लेयरिंग। तो इनर जो सरफेस होता है वो फेफड़े लंग की तरफ होता है, लंग की तरफ, और जो आउटर होता है वो रिब्स छाती के हड्डियों की तरफ होता है, पसलियों की तरफ, जिसे हम थोरैसिक लाइनिंग कहते हैं। तो ये बात आपका नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद कर लीजिए कि जो बाहरी फुफ्फुसावरण आवरण है यानी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग के संपर्क में होता है, और जो इनर होता है वो लंग सरफेस की तरफ होता है। क्लियर? बाह्य नासाद्वार में अंतस्थ श्वसनिकाओं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का भाग चलन भाग कहलाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलन भाग या कंडक्टिंग पार्ट ऑफ आवर लंग कौन होता है, या श्वसन मार्ग का, या कह सकते हैं कि हाँ श्वसन मार्ग का चलन मार्ग क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। तो वो भाग जहाँ से वायु हमारे शरीर में फेफड़े के अंतस्थ नलिका तक पहुँचता है। बताए थे ना कि श्वास नलिका जो सबसे लास्ट पाइप है वो यही है, अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। उसके बाद तो एल्वियोलाई आ जाता है, वायु कूपिका, जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। तो वो भाग जहाँ से वायु सिर्फ एक रास्ता जिसको मिलता है, ये यहाँ तक का सिर्फ रास्ता कहलाता है। नासाद्वार से लेकर नासा मार्ग, नासाग्रसनी, उसके बाद श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका और अंतस्थ श्वसनिका, ये सिर्फ एक मार्ग है। तो ये मार्ग चलन मार्ग या कंडक्टिंग पार्ट कहलाते हैं। उसके बाद वायु कहाँ पहुँचती है? टर्मिनल ब्रोंकियोल से वायु पहुँचती है वायु कोशिका में, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। तब उसे क्या कहते हैं? जबकि कूपिकाओं यानी एल्वियोलाई और उनकी नलिकाओं श्वसन तंत्र की विनिमय भाग या एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तय हैं, पूछे भी गए हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट क्या होता है। तो आपने कंप्लीट पढ़ लिया कि जो हमारा जो श्वसन अंग है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। श्वसन अंग में फिर से बताइए क्या होती हैं? नासाद्वार हो गया, फिर नासा मार्ग हो गया, फिर नासाग्रसनी हो गया। नासाग्रसनी कहाँ खुलती है? कंठ के माध्यम से श्वास नली में खुलती है। श्वास नली 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाती हैं, प्राथमिक श्वसनिका, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और अंतस्थ श्वसनिका में। अंतस्थ श्वसनिका में बैलून की तरीके संरचना होती है या बल्ब की तरीके संरचना होती है, जिसे हम एल्वियोलाई या कूपिका कहते हैं। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है, जो सिर्फ एक मार्ग है, रास्ता है वायु के फेफड़े के कूपिका तक पहुंचने तक का, वो कहाँ से कहाँ तक है? नासाद्वार से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक। वायु कूपिका और उससे संबंधित जो नलिकाएं हैं वो हमारे श्वसन अंग का क्या कहलाती है? विनिमय भाग कहलाती हैं, एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ब्लड वहाँ पहुँचता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिका को दे देता है और कूपिका से ऑक्सीजन ले लेता है, एक्सचेंज पार्ट होता है। कंडक्टिंग पार्ट यानी चलन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करता है।
इससे बाहरी कणों से मुक्त भी करता है, आर्द्र करता है, वायु के शरीर के तापक्रम तक लाता है। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का रोल क्या है। आखिर हमारे वायु कूपिका को देखो, हमें तो गैस चाहिए, तो वायु कूपिका को यहीं नाक पे दे देना था, यहीं से ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन चला जाता शरीर में, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। हमारे शरीर में एक मार्ग क्यों बना है गैसों को अंदर जाने के लिए, तो उसके कई रीज़न हैं। जैसे देखें, पहला तो ये कि यहाँ नासा मार्ग में बाल वगैरह पाए जाते हैं, तो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें उपस्थित धूल कण हैं वो उस बाल में फंस जाते हैं, जिससे वो धूल कण हमारे लंग्स तक नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि धूल कण अंदर जाएंगे तो उसकी सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो जाकर धीरे धीरे एल्वियोलाई में जमा होंगे और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो एक तो धूल कण का काम क्या होता है, बाल का काम क्या होता है कि धूल कणों को, वायु में जो आए हुए धूल कण हैं उनको रोकता है। दूसरा, जब तक वो वायु यहाँ से लेकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया तक, अंतस्थ श्वसनिका तक पहुँचता है, उसका जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन हो जाता है। अब ऐसा ना हो कि हम एकदम ठंडी हवा भेज दें एल्वियोलाई में, तो एकदम ठंडी हवा अगर हम भेजेंगे तो ठंडे तापमान की वजह से हमारा ब्लड भी ठंडा हो जाएगा, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये रीज़न है कि एक कंडक्टिंग पार्ट क्यों है हमारे शरीर में, क्यों है। पहला तो ये कि जो वायु है उसको बाहरी कणों से मुक्त करता है, दूसरा वह वायु को आर्द्र करता है और वायु को शरीर के तापमान तक लाता है कि एकदम ठंडी हवा वायु कूपिका तक ना पहुंच पाए। विनिमय भाग यानी एक्सचेंज पार्ट, रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विसरण स्थल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन अंग का वास्तविक विसरण स्थल क्या होता है। तो विसरण जैसे ही शब्द आए, यानी एक्सचेंज या डिफ्यूजन, किस चीज़ का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन। तो मेन पार्ट कौन सा है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं, तो वो है कूपिका, वायु कूपिका। वायु कूपिका और उसमें उपस्थित जो नलिकाएं हैं, उन दोनों को मिलकर क्या बनाता है, विनिमय भाग, क्या बनाता है, एक्सचेंज पार्ट। तो इसको आप मत भूलिएगा। दोनों का अब आप रोल बताइए। पहले तो ये बताइए कि कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन आते हैं और एक्सचेंज पार्ट में कौन कौन आते हैं। तो आप बताओगे कंडक्टिंग पार्ट में नासा द्वार से लेकर अंतस्थ श्वसनिका आती है। एक्सचेंज पार्ट में कौन आता है, तो एक्सचेंज पार्ट में या कंडक्टिंग, एक्सचेंज पार्ट, या इसे हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट। इसमें कौन कौन आता है, वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई और उससे संबंधित नलिकाएं आती हैं। क्लियर है बात। कार्य क्या है, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम है कि वायु में जो घुलित कण हैं, बाहरी कण हैं, उनको शरीर में अंदर आने से रोके। दूसरा, वायु को आर्द्र कर दे और उसका तापमान शरीर के तापमान से मैच कर दे। एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है, एक्सचेंज पार्ट का काम है कि वो वास्तविक विनिमय स्थल है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फेफड़े वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में स्थित होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या होता है, वक्ष क्षेत्र होता है, थोरैसिक कैविटी। तो हृदय कहाँ, फेफड़ा कहाँ होता है, फेफड़ा थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा में होता है। जो शारीरता एनाटॉमिकली एक वायुरोधी कक्ष, एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है, तो एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। वक्ष गुहा कक्ष यानी थोरैसिक चैम्बर पृष्ठभाग डॉर्सल में कशेरुक दंड से, यानी जो हमारा थोरैसिक चैम्बर है वो पीछे के साइड में किससे जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम से, कशेरुक दंड से, रीढ़ की हड्डी से, और आगे किससे जुड़ा होता है, रिब्स से, पसलियों से। अधर भाग में उरोस्थी पार्श्व में पसलियों से, और नीचे गुंबदाकार डायाफ्राम से जुड़ा होता है। अब इसको हम कैसे समझाएं, चलिए फिगर में देख लीजिए। इसका मतलब समझिएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं कि आखिर ये वक्ष गुहा कक्ष जो है, थोरैसिक चैम्बर है, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। हमारा जो फेफड़ा है वो कहाँ होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। थोरैसिक कैविटी ये यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है, थोरैसिक कैविटी। कह रहे हैं कि थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर पीछे किससे जुड़ा होता है, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। सामने की तरफ एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। सामने स्टर्नम, देखिए पृष्ठभाग में पीछे की तरफ कशेरुक दंड से, और अधर भाग में यानी सामने की तरफ उरोस्थी यानी वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ा होता है। और पार्श्व भागों में लैटरली जो छाती की हड्डियां होती हैं जिन्हें हम पसलियां कहते हैं, वे आपस में जुड़ी होती हैं पार्श्व में।
अगर आपसे कोई पूछे कि नीचे हमारे वक्ष गुहा के नीचे क्या होता है, तो नीचे होता है एक मसल होता है जिसे हम डायाफ्राम मसल कहते हैं, डायाफ्राम। तो ये क्लियर बात हो गई। वक्ष गुहा के पीछे क्या होता है, पृष्ठभाग में वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड या कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी। सामने क्या होता है, स्टर्नम, अधर भाग में वेंट्रली स्टर्नम। लेटरल राइट और लेफ्ट साइड में क्या होता है, पसलियाँ, रिब्स होती हैं। और नीचे क्या होता है, डायाफ्राम होता है। बस यही बातें बताई गई है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिकी व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबंधित हो जाता है और श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। यानी ये जो हमारा वक्ष का फेफड़े के अंदर जो एनाटॉमी है वो इस तरह से होती है कि इनमें कोई भी परिवर्तन, या डायाफ्राम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, पसलियाँ सिकुड़ेंगी, रिलैक्स होंगी, तो इनमें कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारे फेफड़े में भी परिवर्तन होता है और उसी के कारण हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक। श्वसन के चरण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चरण है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करते हैं हम, सांस लेते हैं ना, और सांस छोड़ते हैं। ब्रीदिंग में वायुमंडलीय ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका वायु को बाहर निकाला जाता है। यानी सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेने को कहते हैं अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन, और सांस छोड़ने को कहते हैं निःश्वसन या एक्सपायरेशन। तो सांस लेना या ब्रीदिंग, भैया देखो मैंने बताया ना, दोनों में डिफरेंट रखिएगा। ब्रीदिंग अलग होता है, रेस्पायरेशन अलग होता है। रेस्पायरेशन के अंतर्गत ब्रीदिंग आता है, लेकिन ब्रीदिंग के अंतर्गत रेस्पायरेशन नहीं आएगा। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, और श्वसन के अंतर्गत सांस लेना, फिर उसके ऑक्सीजन को कूपिका से रक्त में भेजना, रक्त से कोशिकाओं में जाना, कोशिका में उस ऑक्सीजन का उपयोग होगा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, उससे एनर्जी बनेगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में आएगा, रक्त से वो कूपिका में जाएगा, कूपिका से बाहर निःश्वसन के माध्यम से छोड़ा जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है श्वसन। तो ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास में सिर्फ इतना ही आता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना। उसके बाद जब हम सांस ले लिए हैं तो ऑक्सीजन वायु कूपिका में पहुंचा, तो कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण होता है, यानी ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। फिर रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, यानी जो ऑक्सीजन लिया गया है फेफड़े में, अब वो रुधिर के माध्यम से शरीर के समस्त कोशिकाओं में भेजी जाएगी। फिर रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विसरण। जब रुधिर उन कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, ऊतकों के पास पहुंचेगा, तो क्या करेगा, उनसे पूछेगा कि आपके पास ऑक्सीजन है, नहीं है तो ले लो, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो मुझे दे दो। ये करता है। तो ये कहाँ होता है, ऊतकों में। गैसों का विनिमय दो जगह होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक होता है कूपिका झिल्ली के आर पार और दूसरा होता है ऊतकों के आर पार। अभी सारी चीजें आगे और क्लियर होती जाएंगी। लास्ट होता है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग। तो अपचयी क्रिया कौन सी है, वही ग्लूकोज का विखंडन, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है क्योंकि उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, और उसके फलस्वरूप CO2 जो उत्पन्न होता है उसे बाहर भिजाता है। उपरोक्त वर्णित चरण यानी 1, 2, 3 और 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन। सांस लेना, गैसों का विनिमय, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, रुधिर ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, ये 4 स्टेप कहलाता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, इसको समझिएगा, कोशिश करिएगा। बाह्य श्वसन है इतना भाग, ऊतक तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बाह्य श्वसन के अंतर्गत आता है। आंतरिक श्वसन क्या होता है, आंतरिक श्वसन जो कोशिका के अंदर होता है। तो जो आप 5वां स्टेप देखे हो जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर। इसीलिए इसे कहते हैं 5वां स्टेप जो है वो कहलाता है अंतः श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एक मैकेनिकल प्रोसेस है,
केमिकल प्रोसेस नहीं, मैकेनिकल प्रोसेस है, सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि इसमें हमारी मसल्स काम कर रही हैं, इसमें हमारे कुछ बोन्स हैं वे काम कर रहे हैं जो लंग्स को सिकोड़ रहे हैं, फुला रहे हैं, जिससे अंदर सांस जा रही है बाहर आ रही है। तो ये चीज़ें मैकेनिकल प्रोसेस कहलाती हैं, जो 2 चरणों अंतःश्वसन और निःश्वसन में पूरी होती है। अंतःश्वसन में सांस को लेते हैं, निःश्वसन में सांस को छोड़ते हैं। अंतःश्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, अभी खींचा मैंने सांस तो ये कहलाता है अंतःश्वसन। अगर हम सांस को छोड़ते हैं तो ये कहलाता है निःश्वसन। तो निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है और वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है, प्रेशर ग्रेडियंट निर्मित किया जाता है। बिना प्रेशर ग्रेडियंट के ना तो सांस अंदर जाएगा ना तो सांस बाहर जाएगा। सांस का अंदर आना और सांस का बाहर जाना ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट पर, दाब प्रवणता पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, ब्रीदिंग, किस पर डिपेंड करती है? तो बताएंगे कि श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया दाब प्रवणता पर निर्भर करती है, प्रेशर ग्रेडियंट पर निर्भर करती है, कि जब प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तो ही सांस अंदर जाएगा और सांस बाहर छोड़ा जाएगा। अब देखिए कब कब होगा अंतःश्वसन, कब हो सकता है? अंतःश्वसन तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फेफड़ों की वायु दाब, फुफ्फुसीय दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में कम हो। यानी जब हमारे फेफड़ों में उपस्थित वायु कूपिका में जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती है, तभी वायुमंडलीय दाब अधिक होने की वजह से सांस अंदर आती है। अंतःश्वसन तभी होगा। तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि अंतःश्वसन की प्रक्रिया कब होगी? जब वायुमंडलीय दाब अधिक होगा और वायु कूपिका का दाब कम होगा। निःश्वसन कब होगा? इसका उल्टा, जब वायुमंडलीय दाब क्या होंगे? कम होंगे। नहीं, उल्टा बोल दिया। हाँ, वायुमंडलीय दाब कम होगा और जो फुफ्फुसीय दाब है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, वो ज़्यादा होगा। सही बोला था मैंने। वायुमंडलीय दाब कम होगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी अंतरा फुफ्फुसीय दाब कम होगा, अधिक होगा, तब होता है निःश्वसन। तो इनमें अंतर रख लीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। वायुमंडलीय दाब जब अधिक होगा और वायु कूपिका का दाब कम होगा तब अंतःश्वसन, और जब वायुमंडल का दाब कम होगा और अंदर का दाब अधिक होगा तब निःश्वसन, बाहर जाएगा। डायाफ्राम एक मसल है जो आपको बताया गया, इस तरह से हमारे वक्ष में पाया जाता है। फेफड़ों के नीचे एक विशिष्ट पेशी समूह, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है, पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरशुक इंटरकॉस्टल मसल्स। डायाफ्राम के अतिरिक्त और भी मसल्स होते हैं जो हमारे फेफड़े में पाए जाते हैं, जो हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स। तो पसलियों में भी, जो हमारी छाती की हड्डियां हैं, उनमें भी 2 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। एक जो बाहरी पाए जाते हैं जिसे हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, और जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। यह भी डायाफ्राम के साथ मिलकर प्रेशर बनाते हैं, प्रवणताएं, ग्रेडियंट उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि अंतःश्वसन की शुरुआत कब होती है? तो अंतःश्वसन की शुरुआत होती है डायाफ्राम के संकुचन से, कॉन्ट्रैक्शन से, जो अग्र पश्च यानी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। जब डायाफ्राम सिकुड़ता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का संकुचन पसेलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष यानी डार्सोवेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। देखिए, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो ही अंतःश्वसन होगा। सांस अंदर कब आएगी? जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये मार्क करना है कि वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ेगा? जब डायाफ्राम सिकुड़ेगी, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां सिकुड़ेंगी, जिससे पसलियां और उरोस्थि ऊपर को उठेंगी। ठीक, तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। जब वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो सांस अंदर की तरफ खिंच जाएगा, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बना के लिख सकते हो? अंतःश्वसन कब होगा? तो ऐसे लिखेंगे, अंतःश्वसन कब होगा? डैश करके, जब
वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा या फुफ्फुस का आयतन बढ़ेगा। फुफ्फुस का आयतन कब बढ़ेगा, तो आप लिखोगे जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन फंसा के पूछेंगे कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, अंतः शोषण या निःशोषण, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया कि वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ेगा, जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा, बाह्य अंतरा परशु पेशियां यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ेंगी, जिससे पसलियां और स्टर्नम दोनों के दोनों ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक, अब इसके विपरीत उल्टा काम होता है आपका अंतः शोषण में। डायाफ्राम और अंतरा परशु पेशियों का शिथिलन यानी रिलैक्सेशन, सिकुड़न का मतलब क्या है और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, ये है रिलैक्स फेज। ऐसे हमारी अंदर की हड्डियां हैं, ये रिलैक्स हैं। सिकुड़ना किसे कहते हैं, ऐसे सिकुड़ जाएं तो इसे कहते हैं सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये सामान्य अवस्था में आ जाए तो इसे कहते हैं अनुशिथिलन या रिलैक्सेशन। तो ये सब आप खुद से बनाइएगा कॉपी में। अभी आपने क्या पढ़ा, अंतः शोषण कब होगा, अंतः शोषण तब होगा जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ेगा, तो कैसे लिखेंगे कि जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा, बाह्य अंतरा परशु पेशियां एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ेंगी, जिससे पसलियां और स्टर्नम ऊपर की तरफ उठेंगी। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा और वायु बलपूर्वक अंदर खींच ली जाएंगी। क्लियर बात। अब ये सब अभी सिकुड़े हुए हैं, तो ये जब रिलैक्स होंगे तो निःशोषण होगा, बाहर की तरफ वायु छोड़ी जाएंगी। तो अब इसी का उल्टा कर लीजिए कि डायाफ्राम और अंतरा परशु पेशियां यानी इंटरकॉस्टल मसल का शिथिलन, रिलैक्स होना डायाफ्राम और उरोस्थि को उनके समान स्थान पर वापस कर देता है, जिससे वक्षीय आयतन घटता है और वक्ष का आयतन घटेगा यानी फुफ्फुस का आयतन घटेगा। तब क्या होगा, निःशोषण। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःशोषण होता है। इस बात को एकदम पढ़ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। पहला तो ये कि अंतः शोषण कब होगा, जब हम सांस कब लेंगे, तब जब वायुमंडलीय दाब अधिक हो और फुफ्फुस का दाब कम हो। क्लियर है। कब होगा, तो जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तभी वक्ष गुहा का दाब कम होगा, यानी फेफड़े का दाब कम होगा। तो वक्ष गुहा का आयतन कब बढ़ेगा, जब डायाफ्राम सिकुड़ेगा, बाह्य अंतरा परशु सिकुड़ेगा, स्टर्नम और उरोस्थि ऊपर की तरफ उठेंगे, तब ऐसा होगा, जिससे अंतः शोषण की प्रक्रिया होती है। इसी के विपरीत निःशोषण कब होगा, जब वायुमंडल का दाब कम और अंतरा फुफ्फुसीय दाब अधिक होगा। तो ये किस कंडीशन में होगा, जब डायाफ्राम अनुशिथिलन में आएंगे, रिलैक्स होंगे, बाह्य अंतरा परशु पेशियां अनुशिथिलन में आएंगे यानी रिलैक्स होंगे, उरोस्थि पसलियां अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगी, तब होता है वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, दाब अधिक होगा, जिससे निःशोषण की प्रक्रिया होती है। बस हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों, अच्छा हम जानबूझ के कस के सांस कैसे ले सकते हैं, कस के सांस छोड़ कैसे सकते हैं, तो बलपूर्वक सांस को छोड़ना या लेना वो किसकी मदद से होता है, अतिरिक्त उदरीय पेशियों यानी एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन की सहायता से हम अंतः शोषण और निःशोषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी बार अंतः शोषण और निःशोषण करता है, हम कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, 1 मिनट में 12 से 16 बार, 12 से 16 बार हम ऐसा करते हैं। आप 1 मिनट घड़ी को रोक के देख लीजिएगा, आप भी 12 से 16 के बीच में ही पाओगे। सामान्य रूप से सांस लीजिएगा, 1 2 इस तरह से 1 मिनट में आप देख लेना, 12 से 16 बार ही करता है इंसान। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर की मदद से किया जाता है। अब हम सांस कैसे ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जो गतिविधियां हैं, श्वसन की गतिविधियां किससे मापी जाती है, स्पायरोमीटर से मापी जाती है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि श्वसन की गतिविधियों के किससे मापते हैं। जैसे हमारे धड़कन की जो गतिविधियां हैं वो किससे मापते हैं, हम
स्फैग्मो मैनोमीटर से या फिर हम ईसीजी की मदद से, तो बहुत सारे टूल्स हैं उसके। वैसे ही हम सांस की जो सामान्य गतिविधि है कि सामान्य चल रहा है या कुछ उसमें अनियमितता है, तो इसको हम किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर से मापते हैं। जैसे हमारे शरीर का तापमान है, किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। वैसे ही श्वसन की गतिविधियों को किससे मापते हैं? स्पायरोमीटर से, जिसमें हम फुफ्फुसीय कार्यकलाप यानी पल्मोनरी फंक्शन का हम क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं। तो आप फिगर में देख लीजिए, ये फिगर आपके सारे एनसीईआरटी के हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए, एयर इंटरिंग लंग्स, अंदर कब जाएगा? तो यहीं पर आप लिख सकते हो कि ये क्या दिखा रहा है? इंस्पायरेशन की प्रक्रिया दिखा रहा है, यानी अंतः श्वसन, सांस अंदर जा रहा है, तो कब होगा? पहले तो ये लिख लो कंडीशन, वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ठीक है, अधिक। और फुफ्फुसीय दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, है ना। दूसरा, अंतः श्वसन कब होगा? जब डायाफ्राम, ये देखिए ये डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड क्या होगा? सिकुड़ेगा, डायाफ्राम सिकुड़ेगा, ठीक है, यानी इस तरह से है तो ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर इंटरनल कॉस्टल मसल नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि वह अंतरापरसुक पेशी सिकुड़ेगी। स्टर्नम और रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगे, रेज्ड मतलब ऊपर की तरफ उठेंगे, तब इंस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी। एक्सपायरेशन कब होगा? जब वायुमंडलीय दाब क्या होंगे? कम होंगे, और फुफ्फुसीय दाब क्या होंगे? अधिक होंगे। तो ये कब होगा? जब वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा? कम हो, बढ़ेगा, नहीं सॉरी, कम होगा। वक्ष गुहा का आयतन, अब यहाँ पर वक्ष गुहा का आयतन भी लिख लीजिए, वक्ष गुहा का आयतन कम हो, और यहाँ पर वक्ष गुहा का आयतन क्या हो? अधिक हो। वक्ष गुहा का आयतन अधिक, इतनी बातें अगर लिख लेंगे तो ये अंतः श्वसन निःश्वसन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वक्ष गुहा का आयतन जब कम होगा तब एक्सपायरेशन यानी निःश्वसन की प्रक्रिया होगी, और इसके होने के लिए वायुमंडलीय दाब कम होना चाहिए और फुफ्फुसीय दाब अधिक होना चाहिए। कब होता है? जब डायाफ्राम रिलैक्स्ड होती हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो भी रिलैक्स्ड होती हैं, अनुशीतलन अवस्था में आती हैं, और जो रिब है, स्टर्नम है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक। ये देखिए आपका ये रिब है, छाती की हड्डियाँ, पसलियाँ जिसे कहते हैं। एक बीच में हड्डी जाती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। पीछे आपका जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, कशेरुक दंड, वही बताया गया है कि जो वक्ष गुहा होती है वो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड से सपोर्टेड होती है, आगे स्टर्नम से सपोर्टेड होती है, और लैटरली वो रिब्स से सपोर्टेड होती है, पसलियों से, और नीचे उसके मसल्स होते हैं डायाफ्राम और उससे रिलेटेड अन्य मसल्स होती हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन कीजिए। तो अंतः श्वसन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? अभी आपने पढ़ा है। अंतः श्वसन के दौरान क्या होती है? डायाफ्राम सिकुड़ता है, सॉरी हाँ सही है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद वाह्य अंतरापरसुक पेशियां यानी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होता है? सिकुड़ता है। इससे रिब्स और स्टर्नम क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर। इससे क्या होगा? तो जो फुफ्फुस का दाब है, फुफ्फुसीय दाब क्या होंगे? कम हो जाएंगे, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाएंगे। देख लीजिए, डायाफ्राम का संकुचन बिल्कुल सही, अंतरापरसुक पेशियों का संकुचन बिल्कुल सही, फुफ्फुस का आयतन कम होना बिल्कुल सही, अंतराफुफ्फुसीय दाब का बढ़ना, फुफ्फुस का आयतन अधिक होना ये गलत है, और अंतराफुफ्फुसीय दाब का बढ़ना ये भी गलत है। यानी सिर्फ दो ही ऑप्शन इसका सही है, ए और बी। ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं सही होंगी? फुफ्फुस का आयतन कम होना,
आयतन बढ़ाने के लिए ही तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो आयतन बढ़ेगा जिससे अंतरा फुफ्फुसीय दाब कम होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, केवल वही दोनों सही हैं। ये आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब ये रट्टा मारने वाला है, पूरा का पूरा टॉपिक ये रट्टा मारने वाला है। थोड़ा सा समझेंगे, बाकी इसकी वैल्यू को रटेंगे। श्वसनीय आयतन और क्षमताएं क्या होती हैं। तो सामान्य जो पहला आता है ज्वारीय आयतन, सामान्य श्वसन के दौरान हम जितनी सांस लेते हैं, जितनी सांस छोड़ते हैं, उसी को कहते हैं ज्वारीय आयतन। इसकी वैल्यू हमेशा 500 ml होती है। सामान्य श्वसन की क्रिया के समय जितना हम अंतःश्वसन में वायु लेते हैं या बाहर निकालते हैं निःश्वसन के दौरान, वो हमारा ज्वारीय आयतन कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 500 ml। अब आपको पता है कि देखिए ये टीवी जो है आपका कितना है 500 ml, और आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं, 12 से 16, है ना। तो 12 और 16 से इसको गुणा कर दो, 12 गुणे 500 और 16 गुणे 500 कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 6000, और ये आ जाएगा 16 पंचे 80, 8000। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना ज्वारीय आयतन होता है। तो 1 मिनट में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं, तो ज्वारीय आयतन भी 6000 से 8000 होगा। अगर एक बार पूछा जाए, जैसे मैंने सांस लिया तो एक बार में 500 ml गया, लेकिन यही मैं 1 मिनट तक देखूं तो कितना हम वायु लेते हैं, कितना छोड़ते हैं, तो वो होगा आपका 6000 से 8000। वो इससे निकालते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार सांस छोड़ते हैं। ठीक, उसी तरीके से देखिए अगला आता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। क्या होता है कि जब हम बलपूर्वक या अभ्यास है, हम जितनी मात्रा में सांस ले सकते हैं, कस के खींच लो, जितनी मात्रा में हम सांस ले सकते हैं वही कहलाता है अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। फेफड़े में जितना भी हम बलपूर्वक सांस भर सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है एक बार में। यानी अगर हम एक बार बलपूर्वक सांस खींच लिए तो ये कितना गया, 2500 से 300 ml। अगर आपका 1 मिनट में पूछ ले तो क्या बताओगे, IRV को 1 मिनट में कितना बताओगे, इसको 12 से और इसको 16 से गुणा कर देना, आ जाएगा। निःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी ERV क्या होता है, हम कितना बलपूर्वक सांस छोड़ सकते हैं, तो ये कहलाता है निःश्वसन सुरक्षित आयतन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 mm, इससे कम होता है। सब रट्टा मारना पड़ेगा ये चीज़ें कि कितना होता है, वैल्यू तो आपको रटना पड़ेगा। अवशिष्ट आयतन, देखिए फेफड़ों को पूरा ना तो भरा जा सकता है, ना तो पूरा उसे खाली किया जा सकता है। तो जो मात्रा बची होती है फेफड़े में, जिसे हम खाली नहीं कर सकते हैं, तो हम अगर सांस छोड़ें, कितना भी बलपूर्वक सांस छोड़ लो, वायु में कुछ मात्रा वायु की, फेफड़े में कुछ मात्रा वायु की रह जाती है, तो वो कहलाता है अवशिष्ट आयतन यानी रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी हम बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी हम सारा फेफड़े को वायु से खाली नहीं कर सकते, तो जो फेफड़े में वायु रह जाती है वो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट, फुफ्फुसीय क्षमता। अब ये फुफ्फुसीय क्षमता क्या होती है, तो ये भी आपका रट्टा मारने वाला पूरा टॉपिक है। फुफ्फुसीय क्षमता फुफ्फुसीय आयतन से ही बने हैं। पहला आता है अंतःश्वसन क्षमता यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसको ऐसे फॉर्मूले के द्वारा याद करना, IC = TV + IRV, यानी नॉर्मल हम जब कितना सांस ले सकते हैं और बलपूर्वक कितना सांस ले सकते हैं। देखो ऐसे होता है, हमने नॉर्मल सांस लिया, उसके साथ ही हमने बलपूर्वक भी सांस ले लिया, तो हमने नॉर्मल सांस लिया तो 500 ml गया, और फिर बलपूर्वक भी और सांस ले लिया उसी दौरान, तुरंत छोड़े नहीं सांस, तो कितना चला गया, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, IC इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि कितना हम सांस को अंदर ले सकें, क्षमता कितनी है वो कहलाती है। उसके बाद आता है EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी निःश्वसन क्षमता। तो निःश्वसन क्षमता क्या होती है, कितना हम बलपूर्वक, सामान्य और बलपूर्वक के साथ सांस छोड़ दें। तो अभी हम खड़े हैं, हमने नॉर्मली सांस छोड़ा और उसी के दौरान तुरंत हम बलपूर्वक भी सांस छोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा, TV + ERV। क्या कहलाएगा, TV + ERV, यानी नॉर्मली हम जो सांस छोड़े 500 ml और साथ ही हम बलपूर्वक भी कितना सांस छोड़ सकते हैं, तो TV + ERV कहलाएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, सामान्य निःश्वसन के उपरांत वायु की थोड़ी मात्रा फेफड़े में शेष रह जाती है, इससे निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होता है इसमें। अब इसमें क्या सम्मिलित होता है, ERV और RV, यानी इसको भी आप याद कर लेंगे, FRC = ERV + RV, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम। जैव क्षमता क्या होती है, इन सब की वैल्यू भी आप लिख लीजिएगा जो आपको बताया गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम की मात्रा कितनी हो सकती है। ठीक
ठीक। उसके बाद देखिए जैव क्षमता क्या होता है। जैव क्षमता मतलब बलपूर्वक निःसंसर्जन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जिसे एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, फेफड़े की जैव क्षमता कहलाती है। अब इसमें आपका ERV, TB और IRV तीनों सम्मिलित होते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता किसे कहते हैं, सबको जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV, TB, IRV सबको जोड़ दो तो ये कहलाता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। अब कह रहे हैं कि एक व्यायामी के ज्वारीय आयतन और निःश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः इतना है। यदि अवशिष्ट आयतन इतना है तब इसकी निःश्वसन क्षमता बताइए। तो निःश्वसन क्षमता यानी एक एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछ रहे हैं EC, तो कितना होता है TV प्लस ERV। तो TV कितना है 500 होता ही है, नहीं एक मिनट, ज्वारीय आयतन एवं निःश्वसनीय सुरक्षित आयतन क्रमशः 500 और 1000 ml। हाँ ठीक तो है, 500 ml दिया है TB और 1000 ml दिया है ERV, निःश्वसनीय सुरक्षित आयतन। यदि इसका अवशिष्ट आयतन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, निःश्वसन क्षमता पूछा गया है 1500 होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर भी चेक कर लें क्या पूछा है, निःश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखिए EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निःश्वसन क्षमता बराबर TB प्लस ERV, ये तो सिर्फ डराने के लिए दिए थे, कुछ था नहीं उसका मतलब। EC इज इक्वल टू क्या बताया है TB प्लस ERV। तो यहाँ पर TB का 500 दिया है, ERV 1000 ml, ये आपको बेवजह दे दिए हैं घबराने के लिए, इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, फेफड़े वायु से भरे कोष और कूपिकाओं के बने होते हैं, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी किस कारण से ये पूर्णतः नहीं सिकुड़ते हैं। तो किस कारण से ये पूर्णतः सिकुड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनमें कुछ अपशिष्ट वायु बची रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं अपशिष्ट अवशेषी आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन ए। अब आता है मानव में गैसों का आदान प्रदान। कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शुरू से मैं बताते आ रहा हूं। हमारे अंदर गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गैस आता तो हमारे नाक से लेकर फेफड़े तक है, लेकिन एक्सचेंज कहाँ होता है, ये एक्सचेंज किसके किसके बीच होता है ये भी जान लीजिए। वायु कूपिका और रक्त के बीच होता है। ब्लड में वो ऑक्सीजन जाता है, वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, रक्त परिसंचरण के माध्यम से। तो कूपिका जो होती हैं लंग्स की, आपको पता है ना कूपिका क्या है, एल्वियोलाई, अंतस्थ श्वसनिका के पास बल्ब जैसी संरचना जिसमें कूपिकाएं होती हैं, वहीं कूपिकाओं में रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है, वहीं से रक्त में या गैसों का एक्सचेंज करती हैं। तो गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है, दो जगह होता है, एक तो रक्त और कूपिका के बीच होता है, और दूसरा जब ये रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है या ऊतकों तक पहुंचता है तो वहां पर ऊतकों के बीच भी गैसों का एक्सचेंज होता है। तो ये पहले भी मैंने बताया था कि गैसों का एक्सचेंज यानी विनिमय कहाँ कहाँ पर होता है, दो जगह पर, एक तो फेफड़े में कूपिका और रक्त के बीच, और दूसरा शरीर में ऊतकों और रक्त के बीच। इन स्थलों पर O2 और C2 का विनिमय किसके बेसिस पर होता है, क्या आधार है। ऐसा तो है नहीं कि रक्त जाकर कोशिका से जाकर उनकी कुंडी खड़खड़ाएंगे और पूछेंगे कि भैया आपके पास ऑक्सीजन है या नहीं है, अगर नहीं हो तो हमसे ले लो। तो ऐसा तो करते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई बोलने चालने या संबंध का कोई कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम तो है नहीं। तो आखिर किस बेसिस पर कूपिका से ऑक्सीजन रक्त में जाती है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में जाती है, तो किसके बेसिस पर, दाब के बेसिस पर। किस पर, प्रेशर, या हम इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन ग्रेडियंट। हम तो इसको समझाते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर, आप चाहे उसे डिफ्यूजन ग्रेडियंट समझ लो। सीधी सीधी बात, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, अधिक से कम की तरफ, तो जहां अधिक है वहां से वो कम की तरफ चला जाएगा। जैसे सिंपल मैं बताऊंगा, यहाँ पर ब्लड है तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनको अपना ऑक्सीजन दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की खपत कहाँ हो रही है, कोशिकाओं में हो रही है। किस लिए हो रही है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए हो रही है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो अब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन उपभोग हो रहा है कोशिका में,
तो कोशिका में ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही है, तो उसको दे कौन रहा है? रक्त दे रहा है। तो जब रक्त अब लगातार ऑक्सीजन कोशिका में दे रहा है तो रक्त के पास भी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो रक्त ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे फेफड़े में आता है। फेफड़े में वायु कूपिका जो होती है, जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें ताजी ताजी हवा जा रही है, यानी कूपिका में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, मात्रा ज़्यादा होगा, और रक्त में अभी कम है तो अधिक से अपने आप कम में, यानी कूपिका से रक्त में चली जाती है। फिर रक्त उस ऑक्सीजन को लेकर इन कोशिकाओं पर पहुंचाता है, फिर उसके पास रक्त के पास ऑक्सीजन कम हो जाता है तो फिर जाता है वो कूपिका के पास। तो ये जाना और आना कौन करता है? हार्ट करती है, पंप करती है ना ब्लड को, तो ये परिसंचरण पथ कहलाता है। इतनी बातें क्लियर? किसके बेसिस पर होगा ये भी जान लिया, प्रेशर ग्रेडियंट या डिफ्यूजन ग्रेडियंट पर, कि किसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर कूपिका में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से वो कम की तरफ जाता है, के आधार पर सरल विसरण के द्वारा वह होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। ये नीट में आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए गैसों का जो एक्सचेंज है उसको कौन प्रभावित कर सकता है? तो दो चीज़ें, एक तो गैसों की घुलनशीलता कि वो रक्त में घुल पा रही हैं या नहीं पा रही हैं, वो प्रभावित करेंगी। दूसरा जो झिल्ली है, यानी कूपिका और रक्त केशिका के बीच में जो झिल्ली होती है उसकी मोटाई कितनी है। ज़्यादा मोटा है तो वो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा अंदर, तो वो भी विसरण के दर को प्रभावित कर सकती हैं। आइए इसको हम एक फिगर से समझते हैं। ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम। हम लोगों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया, 2 वेंट्रिकल, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। होता क्या है? ऑक्सीजन की खपत कहाँ है? ऊतकों में। पहले भी बता चुके हैं ऑक्सीजन की खपत कहाँ है? ऊतक में। क्योंकि इस ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? इस ऑक्सीजन का उपयोग होता है C6H12O6 को डिग्रेड करने के लिए, अपघटित करने के लिए। इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के संचालन के लिए होती हैं। तो ये होता है कहाँ पर? ऊतक में। अब देखिए ऊतक में ऑक्सीजन खर्च हो रहा है ना, तो ऊतक में ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। लेकिन ऊतक में ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है। तो ऊतक में बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा या अधिक होगा? अधिक होगा ना, क्योंकि लगातार बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। अब देखिए जो ब्लड आया, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस रक्त में ऑक्सीजन होती है वो लाल रंग का होता है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होती है या कम होती है, देखिए रक्त में ऑक्सीजन अगर अधिक है तब लाल, और रक्त में ऑक्सीजन कम है तो वो नीले रंग का होता है। तो इस तरह से तो यही पता चल रहा है कि अभी तक जो यहाँ से जा रही है रक्त, उसमें ऑक्सीजन कम है, और जब ये लंग्स में पहुँचती है वायु कूपिका के पास तो ऑक्सीजन अधिक आ जाती है, तो लाल हो जाती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन लगातार ऊतक में खर्च हो रहा है, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो कहाँ से लेता है? उस रक्त से लेता है जिसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है। देखिए रेड है, तो ये ऑक्सीजन इसको दे दिया। अब रक्त ऊतक में CO2 ज़्यादा है और रक्त में CO2 कम होता है। देखिए यहाँ रक्त में अधिक है क्या? ऑक्सीजन अधिक है और CO2 कम है, और यहाँ पर CO2 अधिक है और ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन ऊतक में कम है, रक्त में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है विसरण यही कहता ही है कि अधिक से कम की तरफ चला जाएगा। और ऊतक में CO2 अधिक है तो अधिक से कहाँ चला जाएगा? कम की तरफ, यानी रक्त में चला जाएगा। तो CO2 रक्त ले लेता है, ऑक्सीजन दे देता है, और फिर आता है हार्ट में। हार्ट इसे पंप करती है, और ये हार्ट से पंप होकर ब्लड कहाँ चला जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में जाता है कहाँ पर? उसकी वायु कूपिका में, क्योंकि आपको पता है कि वायु कूपिका में ही एक्सचेंज होता है गैसों का। अब वायु कूपिका में देखिए ताज़ी हवा आई है, जो हम सांस लिए हैं वो सीधे वायु कूपिका में गया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद करिए, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? आंशिक दाब इसे हिंदी में कहते हैं। क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब? का मतलब होता है कि गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा अन्य गैसों पर लगाए जाने वाला दाब कहलाता है आंशिक दाब। लिख सकते हैं,
गैसों के मिश्रण में किसी एक विशेष गैस के अणुओं के द्वारा अन्य गैस के अणुओं पर लगाए जाने वाला दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है। बताइए, यहाँ पर CO2 है, O2 है, आर्गन है, नियॉन है, नाइट्रोजन है। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या कहेगा कि वो प्रेशर जो ऑक्सीजन के अणु द्वारा इन पर लगाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कब अधिक होगा? जब इनके अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उनका पार्शियल प्रेशर भी तो ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ होता है, जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर कितना है? 104 mmHg। दिख रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए वो फिगर। वायु कूपिका में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg। CO2 वायुमंडल में कम होता है, जिसमें उसका पार्शियल प्रेशर वायु कूपिका के में आता है 40 mmHg। ये बात क्लियर हो गई? पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, इसकी वैल्यू सब याद करते चलिएगा। आपका ऊतक में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। सबके साइड पूछे जाते हैं कि किस जगह पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। देखिए, ऊतक में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की खपत हो रही है, तो ऑक्सीजन कम होता है, जिससे ऊतक में उसका पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है 40 mmHg। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ऊतक में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर होता है वो 45 mmHg होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर वायु कूपिका में क्या है? 104 mmHg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, 40 mmHg है CO2 का पार्शियल प्रेशर। तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये ऊतक का नहीं होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसका पार्शियल प्रेशर है। और कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक से रक्त में जब चला जाता है तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 हो जाता है और ऑक्सीजन का 40। यही पार्शियल प्रेशर लेकर ये वायु कूपिका तक पहुँचता है। तो वायु कूपिका में जब वो रक्त पहुंचता है जिसके पास ऑक्सीजन की कमी है, पार्शियल प्रेशर 40 है। अब देखिए, इसके पास पार्शियल प्रेशर 40 है, कूपिका के पास 104 है, तो 104 अधिक हुआ, 40 कम हुआ, तो अधिक से कम की तरफ, यानी कूपिका से ऑक्सीजन कहाँ चला आता है? रक्त में चला जाता है। लेकिन देखिए, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 है। कितना है? 45। वायु कूपिका में कितना है? 40। तो अधिक कहाँ है? रक्त में अधिक है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कहाँ चली जाती है? वायु कूपिका में, और वायु कूपिका के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। अब जो रक्त आया है कूपिका से, ऑक्सीजन जो आया है कूपिका से रक्त में, वो रक्त में घुलकर हार्ट में जाता है, हार्ट से पंप होकर फिर से वो आता है इन ऊतकों के पास। इस दौरान इस रक्त में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन लेकर आया है, 95 mmHg होता है, और CO2 जो अभी दे दिया है, इस वजह से इसका पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है। तो फिर ये लेकर आता है ऊतक के पास। अब ऊतक के पास आता है तो ऊतक का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर दिया नहीं गया है, मुझे उम्मीद है 40 या 45 के बीच में ही होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर कम होता है, ये अधिक होता है, तो अधिक से कम की तरफ चला जाता है। यही बार बार चक्र चलता रहता है। एक तो ये हो गया कि इसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन किस लिए होता है वो प्रोसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? पहले तो एक चार्ट दिया गया है आप लोगों में पार्शियल प्रेशर का, वो याद करना है कि वायु कूपिका में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104। वायु कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40। फिर आपसे पूछा जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये ब्लड क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता या कम होता है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपका ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पूछेगा 40 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछेगा तो 45 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे कहते हैं? जिसके पास ऑक्सीजन हो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 95, CO2 का 40। फिर ऊतक में आपका पार्शियल प्रेशर दिया जाएगा, पूछा जाएगा, जो कि सारणी में दी गई है। उसके बाद ये सारी चीज़ें। अब आइए नेक्स्ट हम सारणी को देखते हैं कि जिसमें पार्शियल प्रेशर का वर्णन किया गया है। ये है आपका, यही से क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछा गया है नीट में। पूछ लेंगे कि वातावरण में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताइए, तो 159, 159,
कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, सॉरी 0.3, वो तो उसका प्रतिशतता हो गया 0.03, 0.3 उसका पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वायु कूपिका में कितना होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अनाक्सीकृत रक्त, अनाक्सीकृत मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम हो, तो उसमें 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में हो, उसमें ऑक्सीजन का 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। हाँ, ऊतक में जो अभी आपको बताया है, ऊतक में 40 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कूपिकाओं में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है बताइए। 104 और 40, 104 और 40 ढूंढ डालिए, 104 और 40, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि फेफड़ों की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है। फेफड़ों की कूपिकाओं में आंशिक दाब कितना होता है 104, वायुमंडलीय दाब से कम लेकिन डीऑक्सीजनेटेड से ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम। तो ये बात तो सही है, कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर, गलत। रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक, बिल्कुल सही। कूपिका में कितना होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसमें कितना होता है 40। तो इस हिसाब से क्या सही हुआ कि रुधिर में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है और वायु कूपिका में अधिक, ठीक है। यानी कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब रुधिर में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक होता है, ऑप्शन सी सही जाएगा। अब आंशिक दाब को मैंने बता दिया कि आंशिक दाब क्या होता है, गैसों के मिश्रण में किसी एक विशेष गैस द्वारा अन्य गैस के अणुओं पर लगाए जाने वाला दाब आंशिक दाब कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए हीमोग्लोबिन की या रक्त में आरबीसी होती है, आरबीसी पर हीमोग्लोबिन होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि रक्त की ऑक्सीजन से घुलनशीलता ज़्यादा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बताएंगे कि CO2 की घुलनशीलता ज़्यादा होती है, O2 की घुलनशीलता से लगभग 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है, ठीक। अब आता है विसरण झिल्लिका। आइए देखते हैं कि विसरण झिल्लिका क्या होती है। विसरण झिल्लिका विसरण के बीच पाई जाने वाली झिल्लिका है। तो विसरण पहली बात होता कहाँ है पहले ये बताइए। वायु कूपिका और रक्त केशिका के मध्य, ये है हमारी फेफड़े की वायु कूपिका, जिसे हम वायुकोश भी कहते हैं, एल्वियोलाई भी कहते हैं। और ये हमारी है रक्त केशिका। रक्त केशिका का मतलब होता है ब्लड कैपिलरी। हमारी रक्त किसी कोटर में नहीं खुली होती, पाइप में जाती है। उन पाइपों को क्या कहते हैं, धमनी, सिरा, केशिका। जो सबसे पतली नली होती है उसे केशिका कहते हैं, रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरी। कोशिका नहीं है, केशिका है। तो कह रहे हैं कि विसरण झिल्लिका क्या होती है। विसरण झिल्लिका मतलब कि वायु कूपिका और रक्त केशिका के बीच की जो झिल्लिका है उसे कहते हैं विसरण झिल्लिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि विसरण झिल्लिका बनी किसकी होती है। 3 चीज़ों से। एक तो ये देखिए, वायु कूपिका की एक आवरण है, ये हो गई। दूसरा रक्त केशिका का ये आवरण है, और तीसरा उसके बीच में पाई जाने वाला जो तरल होता है उसे। तो कौन कौन सी देखिए, मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, 3 चीज़ों से। ये पूरा याद करेंगे कि विसरण झिल्लिका यानी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। कूपिका की पतली सल्की उपकला, पूरा याद करेंगे। पतली सल्की उपकला किसकी, कूपिका की। तो क्या बताएंगे, थिन स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरा कूपिका की केशिकाओं की अंतःकला यानी एंडोथीलियम ऑफ, ये आपका जो कहलाता है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड या एल्वियोलर कैपिलरीज। एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज भी कह सकते हैं। यानी एल्वियोलाई के पास जो ब्लड कैपिलरी पाई जाती है उसकी एंडोथीलियम और थिन स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की पतली सल्की उपकला और रक्त केशिका की अंतःकला, ये 2 हो गई। और तीसरा उनके बीच स्थित आधारित तत्व बेसमेंट सबस्टेंस। इनके बीच में जो सबस्टेंस पाया जाता है बेसमेंट सबस्टेंस कहते हैं, जो कि एक पतली आधारी झिल्लिका की बनी होती है।
इन तीन चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, विसरण झिल्लिका, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, किसका बना होता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड द एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड द सबस्टेंस बिटवीन देम। ठीक। विसरण झिल्लिका सहायक सल्की उपकला, आधारी झिल्लिका रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विसरण झिल्लिका किसकी घिरी होती है। तो विसरण झिल्लिका किसकी घिरी होती है, एल्वियोलाई की सल्की उपकला से, आधारी झिल्लिका से जिसमें आधारी भाग होता है, आधारी पदार्थ होता है, और उसके साथ ही साथ रक्त केशिका की अंतःकला, या कोशिका नहीं होगी केशिका होगी, कैपिलरी, पूरा अंतर ही बदल जाता है। कोशिका मतलब सेल हो गया और केशिका का मतलब पतली नली। फिर भी अब देखिए तीन कलाओं से मिलकर बनी होती है, फिर भी इनकी मोटाई बहुत ही कम, 1 मिलीलीटर से भी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है इन जगहों पर हो जाता है। अब आता है गैसों का परिवहन। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, CO2 का परिवहन कौन करता है, किस माध्यम से होता है। तो ये याद कर रहे हैं। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है, ये तो आपको पता ही है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC के माध्यम से होता है, और शेष 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का परिवहन में 97% ऑक्सीजन किस रूप में जाती है, RBC से, और 3% रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा। यहीं 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन याद करिए। कार्बन डाइऑक्साइड के जो टोटल पार्ट है उनमें से सिर्फ 20 से 25% जाता है RBC के माध्यम से, और शेष जो 70% भाग है वो बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में अभिगमित होता है, ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। लगभग 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। ये सब बातें आप याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर जाता है, फेफड़े से ऊतकों तक कौन लेकर जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो उसमें संगठित फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, संगठित पदार्थ, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है और कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो 50 से 55% भाग बनाता है रक्त का। तो इन्हीं दोनों में याद रखना है कि RBC में कितना जाता है, प्लाज्मा में कितना जाता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जाता है परिवहन RBC के माध्यम से, कितना, 97% ऑक्सीजन RBC के माध्यम से जाता है, बचा 3% प्लाज्मा के द्वारा जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी जटिलता है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जाता है RBC के माध्यम से, 70% जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, और बचा 7% है वो प्लाज्मा के रूप में जाता है। तो यहाँ पर ये बात आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है नीट में। अब आता है ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। सिंपल, ऑक्सीजन रक्त से कहाँ पर जुड़ता है, वायु कूपिका में यानी फेफड़े में। तो रक्त में जो RBC है उस पर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 लौह अणु होते हैं जो एक एक ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं। इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं को कैरी कर सकता है। तो जब ऑक्सीजन कूपिका से रक्त में आती है तो रक्त में उपस्थित RBC के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, तो उससे बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मिलने से बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है, फेफड़े में। जब वो रक्त ऊतक के पास जाता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं उनका डिसोसिएशन होता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। अब मुक्त करता है तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ऊतकों में चला जाता है। यही होता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन जो RBC के सरफेस पर पाई जाती है एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। इस बात को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का वर्णक है। तो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जिसमें लौह पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 4। प्रत्येक आयरन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैप्चर करता है, तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैप्चर करेगा, 4।
तो हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रूप से बंध कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन संरचना बनाते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणु आ सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं? 4 लौह वर्णक होते हैं, लौह अणु होते हैं। तो एक लौह अणु 1 ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। तो ये बात आप जान ही चुके हैं कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वही मेन होता है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के बनने ना बनने में। इनको प्रभावित कौन कर सकता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ना जुड़ पाए? इनको प्रभावित कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक प्रेशर, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, तापमान। ये कुछ कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को बाधित कर सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बनने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकते हैं? तो CO2 का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तापमान, ये 3 मुख्य कारक हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने नहीं देती। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मॉइड वक्र प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र यानी डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। इस लाइन को आप रट्टा मार लीजिए, अभी आगे समझाएंगे कि जो ऑक्सीजन, ये जो PO2 होता है ना, PO2 का मतलब क्या होता है? PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रतिशत संतृप्ति को PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के सापेक्ष आलेखित करने पर जब हम उसको ग्राफ पर बनाते हैं तो हमें सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होता है, जिसे हम डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 और H+ आयन की सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कूपिकाओं में जहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम, और देखो कूपिका में, वायु कूपिका है ना, तो कूपिका में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, CO2 कम होगी और हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होगा और तापमान भी निम्न होता है। तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या होते हैं? घटक अनुकूल होते हैं। ये बात याद करिए, पूछा गया है, नीट में आया है 2021 या 20 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कूपिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होनी चाहिए? तो अनुकूल परिस्थिति क्या होनी चाहिए? कूपिका में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता कम हो, तापक्रम कम हो। ये कूपिका में केवल ऑक्सीजन ज़्यादा हो, बाकी सब कम हो, तो ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सही है। देखिए, जहाँ उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता, निम्न तापमान हो, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ये उसके लिए अनुकूल है। ऊतक में क्या होता है? भिन्न हो जाता है। ऊतक में इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। ऊतक में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, CO2 बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, वहाँ तापमान भी थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, डिसोसिएशन। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखिए, वायु कूपिका के पास ये ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन कब आएगा उसके लिए देखिए क्या क्या नियम है। PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उच्च हो तो होता ही है, वायु कूपिका में कितना होता है? 104 होता है। PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हो, कम हो, कम होता भी है, 40 mmHg कूपिका में। सब कूपिका की बात बता रहे हैं। कूपिका में H+ सांद्रता क्या हो? कम हो, और तापमान कम हो। ये कंडीशंस होनी चाहिए, तभी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अटैचमेंट ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो ये कहाँ कंडीशन है? वायु कूपिका में, एल्वियोलाई में है। ठीक है, वायु कोश या वायु कूपिका में। लेकिन जब वही रक्त फेफड़े से आता है ऊतक के पास, तो आपने अभी पढ़ा है कि ऊतक में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है? बड़ा कम होता है, 40। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है, कितना होता है? 45। वहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी क्या होता है? उच्च होता है। तापमान भी क्या होता है? उच्च होता है। तो ये कंडीशन अनफेवरेबल है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गया तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन
ग्लोबिन ब्रेक डाउन इनटू द ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर बात। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, कहाँ पर, ऊतक में। लेकिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाते हैं, कहाँ पर, वायुकूपिका में। कंडीशन क्या होने चाहिए ये आपको बता दिए, इसी कंडीशन से क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर एक चीज और है, इस पे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में जाकर टूट जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, 5 ml। क्लियर बात। और 100 ml ब्लड कितने ml CO2 को कैरी करता है, 4 ml, 4 ml। ऑक्सीजन 5 और कार्बन डाइऑक्साइड 4। यह आपका डिसोसिएशन कर्व है, सॉरी जिसे जी वियोजन कर्व है, हाँ डिसोसिएशन कर्व है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त का प्रतिशत है, दिखाया गया है। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा मेंशन नहीं है। नेक्स्ट देखें, कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति का होना। कौन सा अनुकूल परिस्थिति चाहिए, कूपिका में चाहिए तो क्या चाहिए, उच्च PO2, निम्न CO2, निम्न H+, निम्न तापमान। देख लीजिए, उच्च PO2, निम्न PCO2, निम्न H+ और अपेक्षाकृत कम तापमान, ऑप्शन डी। कितना इजी क्वेश्चन है, सब लाइन टू लाइन दिया जाता है, नीट 2021 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में आपको गलत कथन चुनना है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। ये बात तो सही है। CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकती है, बिल्कुल सही बात। हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकती है, सही बात है। वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि H+ की सांद्रता वायु कूपिका में कम होगी तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और H+ ज़्यादा होगी तो टूट जाएगा, जहाँ होता है ऊतक में। वायु कूपिका में कम CpCO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है, तो आपने जाना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल मात्रा का परिवहन किस किस प्रकार से होता है। 20 से 25% RBC के माध्यम से, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 7% आपका किससे होता है, प्लाज्मा के माध्यम से। 2% कहाँ से बढ़ गया, वो 20 से 25 में एडजस्ट कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, जैसे आपने अभी पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, वैसे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये कितना, 20 से 25% के रूप में वहन करती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। जैसा CO2 का आंशिक दाब होगा वैसे ही वो कैप्चर करेगा। PO2 यानी प्रेशर आंशिक दाब किसका, ऑक्सीजन को इस बंधन का प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है ऊतकों में। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन को बंधने में CO2 परेशान कर देते हैं, तो अब ऑक्सीजन छोड़ देगा क्या PCO2 को, नहीं छोड़ेगा। PCO2 में भी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए ऑक्सीजन उसको डिस्टर्ब करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जुड़ने को प्रभावित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। कि अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या अनुकूलता होनी चाहिए। तो क्या देखो, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा कहाँ, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हमेशा कहाँ बनेगा, ऊतक में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। वायु कूपिका में नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कहाँ जुड़ता है, ऊतक में। कंडीशन क्या होना चाहिए, ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज़्यादा होना चाहिए और O2 का कम होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है जब ये कूपिका में जाती है। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, जब कूपिका में जाएगी तो कूपिका में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कम होता है, 40 mmHg। रक्त में कितना है, 45 mmHg। अच्छा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कूपिका में अधिक होता है, 104 mg, और उसके रक्त में कितना है,
40 mmHg। तो इसका जस्ट विपरीत कंडीशन हो जाता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन का कम चाहिए, लेकिन जैसे ही वो वायु कूपिका के पास जाता है तो इसका उल्टा कंडीशन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज़्यादा, तो तुरंत वो कार्बामिनोग्लोबिन टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हीमोग्लोबिन में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कूपिका में चला जाता है और अंतः निःश्वसन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कूपिका में मुक्त हो जाती है। अब इसमें एक एंजाइम काम करता है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। अब ये बात याद रखिए, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो RBC में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे कम कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसे फिर से बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में तोड़ देता है। ऊतकों में अपचय के कारण CO2 अधिक होने से, अब चूंकि ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इसलिए वहाँ पर अधिक होता है, ऊतक में CO2 रक्त में विसरित होती है और बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनाती है। कूपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कूपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 ml में 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनेट रक्त में कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 4 ml। तो ये बता ही चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया रुधिर द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 70% भाग का फेफड़े तक परिवहन कैसे होता है, तो 70% भाग तक किसमें होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 20 से 25 RBC के साथ और 7% प्लाज्मा के साथ। सब नीट में जो भी क्वेश्चन दिया था कोई टफ नहीं दिए जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं, बस समझना आपके ऊपर होता है कि एनसीईआरटी की लाइन को आप समझ किस प्रकार से रहे हो। श्वसन का नियमन कौन करता है, तो पूरे शरीर का संचरण नियमन कौन करता है, ब्रेन। तो ब्रेन में कौन सा पार्ट है जो हमारे श्वसन के प्रोसेस को नियमन करता है। हम ब्रेन को कंट्रोल नहीं देते हैं कि भैया कब सांस लो कब ना लो, वो ऑटोमेटिक होता है ना। तो इसका सेंटर होता है माइंड में, कहाँ पर, मेडुलर रीजन में। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय, रेस्पिरेटरी रिदम को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता होती है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। मस्तिष्क में एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं मेडुलर रीजन। मेडुलर रीजन में एक विशिष्ट लय केंद्र जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम केंद्र कहते हैं, वही मेन श्वसन के नियमन को करती है कि श्वसन दर कितना होगा। जब मान लो हम बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो मेडुला उसको बोलता है रेस्पिरेटरी सेंटर को, भैया सांस के लेने को तेज़ बढ़ाओ, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो ये काम कि श्वसन दर तेज कम कब होगा, किसके माध्यम से होगा, मेडुला क्षेत्र में उपस्थित रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के माध्यम से कंट्रोल होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया विशिष्ट श्वसन लय केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे, मेडुला रीजन में। मस्तिष्क में एक और क्षेत्र होता है जिसे पोन्स कहते हैं। मस्तिष्क के पोन्स में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी केंद्र न्यूमोटैक्सिस सेंटर कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों का सुधार कर सकता है। अगर कोई भी गलती हुई, देखो सबसे पहला जो कहता है कि श्वसन की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो वो करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, मेडुला रीजन में। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर श्वसन की क्रिया को पहले नियमित करती है। अब उससे अगर कोई गड़बड़ी हो गई, श्वसन दर तेज या कम हो गया, तो उसको कौन सही करेगा, वो करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स क्षेत्र में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के पोन्स रीजन में। तो ये सब भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ये जो पूछा गया है ना कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है, तो मेडुला में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है पोन्स रीजन में। वो क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में थोड़े से उसके कार्यों में सुधार कर सकता है। न्यूरल सिग्नल अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं वो अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं, इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र यानी रिदम सेंटर के पास एक रसोसंवेदी केंद्र यानी कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि बताइए रिदम सेंटर में वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए बड़ी अति संवेदी होता है, तो कौन होता है, कीमोसेंसिटिव एरिया।
इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। अगर CO2 बहुत ज़्यादा हो रहा है तब वो कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा और वो श्वसन की दर को बढ़ा देता है। महाधमनी चाप यानी एओर्टिक और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्रवाई हेतु लय केंद्रक यानी रिदम सेंटर को आवश्यक संकेत देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर हमारे श्वसन दर बढ़ाने या घटाने को भी नियंत्रित करते हैं। ये श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत महत्वहीन होता है। बहुत ही महत्वहीन है। हाँ, अच्छा, श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है, उसका कोई महत्व नहीं रखता। श्वसन लय को नियमित करने में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा रोल होता है, ऑक्सीजन का रोल उतना नहीं होता। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये हालांकि उसमें आता है, क्या कहते हैं, जैवाणु में, बायोमॉलिक्यूल्स में, लेकिन फिर भी यहीं पर मैं बता देता हूँ। ये श्वसन भागफल क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या होता है, पूछा जाता है। अभी पिछली बार भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, उसका जो फॉर्मूला है वो यही होता है। ग्लूकोज का अगर हम देखें तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए 6 ऑक्सीजन लगते हैं, जिनमें से आपका 6 CO2 निकल आता है और 12 H2O बनता है और 673 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसका अगर हमें RQ निकालना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल CO2 आउटपुट। CO2 कितना निकला, 6 CO2 निकला और 6 ऑक्सीजन लगा, यानी टोटल CO2 आउटपुट एंड टोटल O2 इनपुट, यानी जितना ऑक्सीजन खर्च हुआ इनका हम डिवाइड कर देते हैं। तो ग्लूकोज का जो RQ होता है वो 1 होता है। इसी तरीके से आपके नीट में अलग अलग कंपाउंड के आपसे RQ पूछते हैं। जैसे ग्लूकोज का मैंने बता दिया, 1 आता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ का मान 1 होता है। नीट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपको फार्मूला याद होना जरूरी होता है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपसे वसा का RQ पूछ लें तो किसी वसा का आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वसा का फार्मूला C16H32O2 है। अब आप इसका RQ कैसे निकालोगे, तो RQ निकालने का लिए एक फार्मूला है जो आपके किसी बुक में नहीं दिया गया है। उसका फार्मूला होता है कि उसको ऐसे बना दो, जैसे वसा का बोले हैं ना, तो वसा का क्या है, C16H32O2, यही तो है। तो इसमें एक फार्मूला है कि हम इससे ऑक्सीजन की कितनी मॉलिक्यूल होते हैं इसको कैसे निकालें, और आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको कैसे निकालें, और H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको कैसे निकालें। ये इसका फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर देखिए C6HYOZ लिखे हैं, तो यहाँ पर X की वैल्यू होगी 16, Y की वैल्यू होगी 32 और Z की होगी 2। तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे उसका फार्मूला होता है X + Y/4 - Z/2। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 16 प्लस Y/4, Y की वैल्यू कितनी है 32/4 माइनस Z की वैल्यू कितनी है 2/2। ठीक, ये आ गई ऑक्सीजन की वैल्यू। CO2 की वैल्यू कितनी आएगी X, जितना X होगा यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 16। हमें ऑक्सीजन निकालना है, काट पीट दो, 1 4 8 32 8। अब देख लो 8 में से 1 गया 7 और 16 7 कितना हो जाएगा 23। तो 23 O2 लगा और 16 CO2 निकला। तो क्या बताएंगे 16 CO2 बटा 23, इसी को काट पीट कर लो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू दी गई है 16 CO2 और 23 O2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.7। तो वसा का जो RQ होता है 0.7 होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्राइपामीटीन के श्वसन गुणांक RQ की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्राइपामीटीन का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो वो है ये C51H98O6, C51H98O6। अब ये आप निकालिए, इसका RQ आप निकालिए फार्मूला रख के। फार्मूला क्या होता है CXHY और OZ प्लस X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2 गिव्स XCO2। बस इतने से निकल जाएगा। आपको O2 की वैल्यू निकाल देनी है, फिर CO2 कितना आ रहा है वो आपको निकाल देना। CO2 तो आपका 51 ही आएगा,
बाकी आपको O2 निकालना होगा, O2 आप निकाल लीजिएगा। 51 से जो O2 की वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू लगभग 0.7 आएगा ट्राइपॉमेटिन के। ठीक है, तो ये आप करके लाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निकला कि नहीं। आखिरी पार्ट आता है इस अध्याय का कि श्वसन से संबंधित रोग कौन कौन से हैं। तो पहला रोग आता है दमा, अस्थमा। दमा किस प्रकार का रोग है? इस प्रकार के रोग में श्वसनीय यानी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो ये दमा किस वजह से होता है ये भी जान लीजिए। दमा होता है प्रदूषण की वजह से भी हो सकता है, दमा आनुवंशिक रोग भी है, और साथ ही ये धूम्रपान की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस या श्वसनी की शोथ है। किसकी शोथ है? ब्रोंकाई की। इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल दोनों सूज जाते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल दोनों में सूजन हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ ब्रोंकाई का सूजन होता है जिसमें विशेष लक्षण श्वसनी का सूजन हो और जलन होना है, जिससे लगातार खांसी आती है। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लक्षण दे देंगे, पूछेंगे कौन सा रोग है, या रोग दे देंगे, पूछेंगे इसका लक्षण बताइए। वात स्फीति, इम्फाइसीमा, ऐसे पूछते हैं कि चिरकालिक रोग बताइए, तो चिरकालिक रोग है इम्फाइसीमा, वात स्फीति। इम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग का मतलब होता है कि जीवन पर्यंत ये रोग आपको रहेगा, कितनी भी दवाई खा लो सही नहीं होगा। कोरोनी डिसऑर्डर होता है जिसमें कूपिका भित्ति, एल्वियोलाई जो एल्वियोलर वाल होती है, जो वायु कूपिका की भित्ति है वही क्षतिग्रस्त हो जाती है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, जिससे गैस की विनिमय सतह घट जाती है। अब जब ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कम हो जाता है। वायु प्रदूषण और धूम्रपान इस रोग के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जिनमें पत्थरों की घिसाई पिटाई होती है। तो पत्थरों की घिसाई पिटाई के कारण पत्थरों के धूल कण जो बहुत छोटे होते हैं सांस लेने के दौरान हमारे एल्वियोलाई में जाके इकट्ठा हो जाएंगे, जिससे हमें ये रोग हो सकता है। तो इसके बचने के लिए ऐसे व्यवसायों में जो कर्मचारी होते हैं उनको मास्क पहनाना चाहिए। तो कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिटाई तोड़ने का कार्य होता है वहां धूल कण बहुत निकलते हैं, सुरक्षा प्रणाली को कम कर सकते हैं या दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें रेशियो ऊतकों की प्रचुरता बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किस रोग में रेशियो ऊतकों की प्रचुरता फेफड़े में बढ़ जाती है? तो किसमें? व्यावसायिक श्वसन रोग में, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मास्क पहनना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दमा वात स्फीति में फेफड़ों की दशा को उचित रूप से दर्शाता है? एक तो दमा को और वात स्फीति को, इम्फाइसीमा को। तो दमा में क्या हो जाता है? श्वसनीय और श्वसनिकाओं का फूल जाना, और वात स्फीति इम्फाइसीमा में वायु कूपिका की सतह में कमी हो जाती है। ठीक है, विनिमय क्षेत्र कम हो जाता है। श्वसनीय सतह में अधिकता, श्वसनिका संख्या, श्वसनिका में शोथ, श्वसनीय सतह में कमी, यही सही होगा। दमा में होता है श्वसनिका में शोथ, तो ये श्वसनीय सतह में दिखता, हमें क्रमशः बताना है। तो दमा में आपका श्वसनिका में शोथ और वात स्फीति में श्वसनीय सतह में कमी, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अस्थमा का कारण क्या है? दमा, अस्थमा किसके कारण होता है? तो अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन है। नहीं, हाँ एलर्जिक हो सकता है, लेकिन इसमें जो मेन होता है वो श्वास नली में शोथ होता है। दोनों में, श्वसनी और श्वास नली दोनों में शोथ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। धूम्रपान करने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इम्फाइसीमा, ढूंढ डालिए, वात स्फीति, इम्फाइसीमा। नेक्स्ट, उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कूपिका भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कूपिका सतही क्षेत्र। सतह क्षेत्र किसमें होता है? वात स्फीति, इम्फाइसीमा, ऑप्शन बी, सिगरेट स्मोकिंग कारण होता है। चलिए बस, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर यह है आपका 17 क्लास 11 का, यानी लेक्चर आपका 9 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसको पढ़िएगा। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो आपको नीट के लाइव टेस्ट में कराया गया है उसको भी कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। आगे जो भी चैप्टर होगा उसको जल्दी बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।